हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि जनवरी के असाइनमेंट क्वेश्चन आ चुके हैं तो हमने आंसर बना लिए। अब धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। जिस असाइनमेंट क्वेश्चन की डिमांड पहले रहेगी हम उससे पहले अपलोड कर देंगे। और कुछ स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ आपका इसको व्हाट्सअप में मिल जाएगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है या फिर आपके स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा हो तो आप वहाँ मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप पे अपना नाम, अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट। ठीक है, ये मेंशन जरूर कीजिएगा, बार बार पूछना ना पड़े हमें। और फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा तो देन हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, फिर आपको सेंड कर देंगे। हाँ, ऐड करने में टाइम लग सकता है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के आते हैं तो हम इकट्ठे कुछ घंटे बाद इकट्ठे सबके ऐड करते हैं, इसलिए उसमें टाइम लग सकता है। कुछ स्टूडेंट ने ये कहा था कि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर और फॉर्मूले चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के और न्यूमेरिकल। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है, बस मॉडल पेपर काम चल रहा है। क्योंकि अभी टाइम टेबल आया है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने कैसे कार से 5 से 10 मॉडल पेपर, जो पहले हम 3 कर रहे थे अब 5 से 10 मॉडल पेपर बना रहे हैं। तो फरवरी से आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। असाइनमेंट आ गया है तो 1-2 दिन डिले भी हो सकता है, लेकिन फरवरी से आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका वीडियो भी मिलेगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा, इसलिए आप हमारे कॉन्टैक्ट में रहिएगा। आपको यदि आप हमारे वीडियो पर नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन दबाने से फ़ायदा ये है कि जैसे ही हम वो सब की वीडियो अपलोड करेंगे आपको मैसेज मिलेगा और मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा कि हमने ये सब के अपलोड करने स्टार्ट कर दिया है आंसर। ठीक है, तो अभी आप ये वाले असाइनमेंट का आंसर देख लीजिए, देन आप बताइए आपको किस सब्जेक्ट का और चाहिए तो हम उसके भी अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो हम इसमें क्लास 12th केमिस्ट्री जनवरी के असाइनमेंट के आंसर देख रहे हैं। तो हम इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सी एक्स आबंध की प्रकृति समझाइए। इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सी एक्स आबंध की प्रकृति समझाइए। तो एल्किल हैलाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसमें एक्स का मतलब क्या होता है, हैलोजन समूह। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इनकी। फ्लोरीन इतना ज़्यादा क्रियाशील नहीं है माना गया है, इसलिए अपन इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो एल्किल के साथ आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए अपन आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन की बात कर रहे हैं इसमें। तो अपन इसमें देखते हैं कि एल्किल हैलाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl मतलब CX वाले। ठीक है, किसी निश्चित एल्किल समूह के लिए हैलोजन के अनुसार क्रियाशीलता क्रम क्या है। यदि आपका एल्किल समूह फिक्स है कि CH3 ही लेना है आपको, तो इसमें 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 सबसे ज़्यादा क्रियाशील आयोडीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन, देन उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, देन उसके बाद किसी निश्चित हैलोजन परमाणु के लिए एल्किल समूह की क्रियाशीलता क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री मतलब है तृतीयक, 2 डिग्री मतलब है द्वितीयक और फर्स्ट डिग्री मतलब है प्राथमिक। ठीक है, देन यदि इसमें अपन की फर्स्ट डिग्री के लिए मतलब प्राथमिक के लिए अपन अगर देखना चाहते हैं तो प्राथमिक के लिए जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। जैसे CH3X एक कार्बन है, फिर बढ़ गया थोड़ा सा तो और कम हो गया, और बढ़ा तो और कम हो गया, क्रियाशीलता घटते जा रही है यदि अपन कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो प्राथमिक हैलाइड में ही। ओके, देन इसकी क्रियाशीलता को अपन क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इसकी क्रियाशीलता को अपन CX बंध की प्रकृति के आधार पर समझा सकते हैं। CX बंध में हाइड्रोजन परमाणु कार्बन की अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय होता है। हमें पता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो CX के बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, C और X के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, एक कार्बन का होता है, एक ये हेलोजन का होता है, X वाले का। तो X वाला क्या करता है, हेलोजन वाला, इसके इलेक्ट्रॉन को भी लेके अलग हो जाता है। और जब इसके इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाता है तो यहाँ पे कार्बन पे कमी होती है इसलिए प्लस, और इस पे वृद्धि हो जाती है इसलिए माइनस, ये साइन लग जाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। देन इसका एक छोटा सा चित्र देखिए जिसमें दर्शाया है अपन C और X। C की संयोजकता मतलब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसके पास 4 डंडी बने हुए, 1 2 3 4। उसके ऊपर डेल का साइन है। डेल का साइन क्या बता रहा है कि उस पर जो धनावेश है वो आंशिक रूप से धनावेश है, जब वो अलग हो जाएगा तब पूर्ण धनावेश हो जाएगा, और X के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश है। ठीक है, ये चीज। देन इसका सेकंड क्वेश्चन है खराश प्रभाव। खराश प्रभाव जिसे अपन एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। मार्कोनिकॉफ नियम इससे पहले भी कर चुके हैं अपन। ठीक है, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, 11th में भी था, 12th में भी है। इसका जस्ट अपोजिट होता है उसका खराश प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव।
तो यदि अपन इसकी बात करें खरास प्रभाव की, तो जब असममित द्विबंध पर मतलब कार्बन के एक तरफ मतलब डबल बॉन्ड के एक तरफ कार्बन की संख्या अलग होनी चाहिए, दूसरी तरफ अलग होनी चाहिए। जब असममित द्विबंध पर किसी ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु मतलब HBr, तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अच्छा, अधिक में इसको मत देख लेना ना, ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड के अगल बगल वाले ही काउंट होंगे अधिक में, किसके पास अधिक है किसके पास कम है। ओके, इसके अनुसार जो इसका ऋणात्मक भाग HBr में H प्लस होता है और Br क्या होता है माइनस, तो ऋणात्मक भाग कहाँ जाता है, ये H2 वाले के पास, और धनात्मक भाग कहाँ जाता है CH वाले के पास, तो बन जाता है CH2 और वो Br हो जाता है। ठीक है, CH हो जाता है CH2 और CH2 में Br ऐड हो जाता है, तो बन जाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका थ्योरी थोड़ा सा लिखा गया है यहाँ पे कि यहाँ ब्रोमीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग कराने पर 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। इसमें उत्प्रेरक रूप में अपन बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में प्रमुख अंतर निम्नलिखित अभिक्रियाओं के आधार पर कीजिए। तो अपन देख रहे हैं पहला वी हाइड्रोजनीकरण के आधार पर, जो प्राथमिक अल्कोहल है 1 डिग्री वाला, मतलब सभी की क्रिया अपन किस में कराएंगे, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की सभी की क्रिया कराएंगे कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। जो प्राथमिक अल्कोहल है वो हमको एल्डिहाइड देता है, तो ये रिएक्शन नोट कर लीजिएगा आप उसका। देन जो द्वितीयक अल्कोहल है वो हमको कीटोन देता है। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल में वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता। अब चाहो तो जो सी में मैं रिएक्शन लिखा उसमें आप लास्ट में इधर क्या बोलते हैं कट करके इसको मत लिखना, सिर्फ लिखना कि नहीं होता, क्योंकि हम बात यहाँ करें वी हाइड्रोजनीकरण की। तो वी हाइड्रोजनीकरण तो नहीं होता, लेकिन जब यदि हम उसका गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारा मेन क्वेश्चन वी हाइड्रोजनीकरण वाला है, यदि आप इस पॉइंट को नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ मैंने थ्योरी में डिटेल भी लिखा है कि यहाँ तृतीयक अल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, इसके स्थान पर निर्जलीकरण हो जाता है, क्योंकि वी हाइड्रोजनीकरण के लिए COH के पास पर्याप्त हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, जिस कारण से इसका वी हाइड्रोजनीकरण नहीं हो पाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। देन ऑक्सीकरण वाला पॉइंट देखते हैं। अब ऑक्सीकरण में भी सेम वैसे ही चलता है। ऑक्सीकरण में जो प्राथमिक अल्कोहल है उसका एक बार ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है, दूसरी बार करते हैं तो एसिटिक अम्ल मिलता है। ठीक है, फिर अपन जब द्वितीयक अल्कोहल इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो द्वितीयक करने पे हमको एक बार एसीटोन मिलता है मतलब कीटोन, और दूसरी बार एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल दोनों मिल जाता है। प्रॉब्लम तृतीयक वाले में आती है, इसमें भी तृतीयक अल्कोहल में ऑक्सीकरण के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन नहीं होता, अतः इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। तो हमने संरचना लिखा, देन ऑक्सीकरण लिखा, उत्प्रेरक लिखा, उधर लिख दिया ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि इसका पर्याप्त हाइड्रोजन नहीं होता है इसके पास। ये क्वेश्चन सेकंड था। क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ेंगे। विलियमसन की सतत इथलीकरण विधि का केवल समीकरण दीजिए। इसने समीकरण मांगा है तो केवल समीकरण ही देंगे अपन। इसमें हमने अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल, दोनों तरफ आपको एथिल अल्कोहल देखने मिलेगा। ये भी एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल है। ये जो लिखा हुआ है इसको हमने उल्टा करके लिखा है, H से स्टार्ट कर दिया पूरा। ठीक है, तो 2 एथिल अल्कोहल में से एक जल का अणु निकल जाता है, तो बचा हुआ भाग क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। इसी को बोलते हैं विलियमसन की सतत इथरकरण विधि। क्योंकि थ्योरी नहीं पूछा तो क्वेश्चन में, इसलिए थ्योरी नहीं लिखा गया, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला दिख रहा है वो 1 नंबर का था, और नीचे वाला जो दिख रहा है वो 3 नंबर के बन जा रहे हैं, मतलब कुल मिला के 4 नंबर। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव की व्याख्या है इसको अपन काफ़ी बड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इसको छोटा भी कर सकते हैं, जब 2 नंबर का पूछेगा एग्जाम में तो छोटा करना है, नहीं तो इसको 3 नंबर के हिसाब से बड़ा करके लिखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय स्वभाव। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति में अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, यह जलीय माध्यम में हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में देता है। ओके, तो यहाँ पे उसका एक रिएक्शन बना दिया गया है, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा कि RC डबल बॉन्ड OH H2O, और यहाँ से एक H निकल गया तो O माइनस हो गया, और जिसको H2O का H मिला है इसलिए वो H3O प्लस हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये एक सेकेंड, हाँ, ये हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन है, अब ये कार्बोक्सिलेट कैसे अनुनादी संरचना को दर्शाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि H प्लस त्याग दिया वो, तो ये उसकी अनुनादी संरचना आपको देखने मिलेगी। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इस अनुनादी संरचना का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए कि कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण एनायन में स्थायित्व एवं अनुनाद ऊर्जा अधिक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के
अम्लीय प्रकृति को बाह्य कारक बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में कुछ अपन एक्स्ट्रा जोड़े रहेंगे तो वो इसकी प्रकृति को, अम्लीयता को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। तो इसको बढ़ाएगा कैसे? यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपन कोई -I प्रभाव वाले इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दे तो वो इसको बढ़ा देगा, और यदि कोई +I वाला जोड़ दे तो उसको घटा देगा। यही लिखा गया है थ्योरी में, आप इसे नोट कर लीजिए। +I -I का मतलब होता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव ये 11th में पढ़ा है आपने, ये माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं। -I वाले काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो आसानी से H+ निकल जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो थोड़ा ये अम्लीयता को कम कर देगा, मतलब आसानी से H+ नहीं निकलेगा। ठीक है। तो ये थ्योरी नोट करने के बाद नीचे हम देखेंगे, अब जो इक्वेशन फर्स्ट हमने दिया था, ठीक है, H2O वाला, तो वो इस इक्वेशन में यदि हम इसका स्थिरांक निकालेंगे तो Ka = RCOO - H3O+। यहाँ पे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगा है जो आपने 11th में भी पढ़ा है और 12th में 4th चैप्टर में पढ़ा है केमिस्ट्री के। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि Ka का मान अधिक है तो अम्ल उतना ही प्रबल होगा। लेकिन अब अपन Ka को pKa से दर्शाने लगे हैं, और इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो Ka होता है वो pKa लेंगे यदि, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये है कि जहाँ पहले Ka का मान अधिक होता था तो अम्ल जो होता है प्रबल होता था। अब यहाँ पे Ka का मान यदि बढ़ता है तो pK का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब pK का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो इसको नोट कर लीजिए। देन प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो 2 बिंदुओं के आधार पर करना है अपने को, पहला चित्र, दूसरा समीकरण। तो पहले समीकरण लिख दे रहा हूँ, चित्र इसके नीचे जस्ट आपको दिखेगा। तो ये समीकरण है, इसमें अपन कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, इसका शुष्कासन करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि एसीटोन निकलता है और कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। हालांकि इस एसीटोन में कई सारी अशुद्धियाँ भी होती है जिसे अपन अलग कर सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट इसमें अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन इसका चित्र देखिए, ये है इसका चित्र। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर लें ताकि एक बार में पूरा आ जाए। ये सिंपल चित्र है, इसमें एक गोल पेन, एक फ्लास्क लेना है, देन इसमें कैल्शियम एसिड लेके उसको गर्म करेंगे, शुष्कासन करेंगे इसका, और नीचे जाली लगा लेंगे, संघनित्र के द्वारा से संघनित करेंगे और द्रव में परिवर्तित कर लेंगे और हमको एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। जो H2O होता है वो वहाँ संघनित करने के काम आता है। इस प्रकार से हमारा एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ये चित्र को नोट कर लीजिएगा। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक क्रॉस एल्डोल संघनन, एक होता है एल्डोल संघनन, एक होता है क्रॉस एल्डोल। एल्डोल में क्या करते हैं कि एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, और क्रॉस एल्डोल में क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के लेते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है कि फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और एसिटाल्डिहाइड लिया है, दोनों का योग कराया है, तो H जो है O के साथ जुड़ गया जाके, और यहाँ पे पूरे कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। थ्योरी नोट कर लीजिएगा, थ्योरी नोट कर समीकरण में देखिएगा, तो ये वाला H O के पास चल देगा और ये कार्बन से ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है, इसको सुधार लीजिएगा आप थोड़ा सा, कि यहाँ पे ये वाला जो H बना हुआ था एक्चुअली में ये H नहीं था। ठीक है, ये वाला H यहाँ पे जाएगा, तो आप इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, ये H यहाँ पे जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है केवल HCHO, लिखते समय मिसप्रिंट होकर ऐसे आ गया ये। ठीक है, देन ये हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट 5वें का। देन अपन 5वें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गाटरमैन कोच अभिक्रिया किस प्रकार से होता है। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया में अपन देखते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फार्मिल क्लोराइड कराने पर बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, देन फार्मिल क्लोराइड लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने क्रिया करा दिया, तो हमको बेंजील्डिहाइड मिल गया है, और यहाँ पे HCl हमारा अलग हो चुका है। यहाँ पे जो फार्मिल क्लोराइड है इसकी जगह पे आप चाहे तो HCl + CO का मिश्रण भी ले सकते हैं, जिससे भी आपको गाटरमैन अभिक्रिया प्राप्त हो जाता है बेंजील्डिहाइड। ठीक है, तो ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिएगा तो नीचे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और साथ ही साथ और भी जो असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर आपको किस सब्जेक्ट का पहले चाहिए आप कमेंट में बताइए, हम उसका पहले अपडेट कर देंगे। और एक ही वीडियो के नीचे मतलब जो जो वीडियो डालेंगे सब के नीचे हम सभी असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर अपलोड कर देंगे, वहाँ लिंक दे देंगे यूट्यूब का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।